नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग दिसंबर में संपन्न होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हमारा जो फर्स्ट पेपर होता है उसके सिलेबस को लेकर हम प्रत्येक टॉपिक से कम 200 से 250 प्रश्नों की श्रृंखलाएं लेकर आए हैं, जो प्रैक्टिस सेट के रूप में होंगी। ये सारे प्रश्न कहीं न कहीं परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या तो परीक्षाओं में आए हैं या परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। आज की इस हम कक्षा में शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए हम इस विषय को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, स्मृति स्तर पर शिक्षण का संभावित संबंध छात्र को निम्नलिखित व्यवहार से होगा, जो 4 ऑप्शन दिए गए। पुनर्वहन, पहचान, बोध, केवल ए एवं बी। तो हम जानते हैं कि जो स्मृति स्तर पर शिक्षण का संभावित संबंध छात्र के निम्नलिखित व्यवहार से होगा, पुनर्वहन और पहचान, ये दोनों इसमें शामिल होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए एवं बी। आगे, एक उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? अवबोध स्तर तक, चिंतन स्तर तक, मूल्यांकन स्तर तक, स्मृति स्तर तक। तो जो एक उत्तम शिक्षक होता है उसको न्यूनतम ढंग से अवबोध स्तर तक शिक्षण करना चाहिए। आगे, शिक्षक को उत्तम शिक्षण को चिंतन स्तर तक पहुंचाना चाहिए। प्रतिभाशाली कक्षा में, सामान्य कक्षा में, मानसिक दौर्बल्यता वाली कक्षा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रतिभाशाली कक्षा होती है उसी में शिक्षक को उत्तम शिक्षण को चिंतन स्तर पर पहुंचाना चाहिए। अगला, स्मृति स्तर में मास्टरी होने के बाद बालक का अधिगम स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा। पुनः प्रश्न को देखेंगे। स्मृति स्तर में मास्टरी होने के बाद बालक का अधिगम स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा। अवबोध में, चिंतन में, कल्पना में, संश्लेषण में। तो ऑप्शन ए, अवबोध में। जब स्मृति स्तर में मास्टरी होने पर बालक का अधिगम स्वतः ही अवबोध स्तर में परिवर्तित हो जाएगा। शिक्षण एक सात्यांक है जिसमें स्मृति स्तर से लेकर चिंतन स्तर तक की दूरी तय की जाती है। यहाँ इन दोनों के मध्य के अनिवार्य पड़ाव को क्या कहते हैं? सृजनात्मक स्तर, नैतिक स्तर, अवबोध स्तर, मूल्यांकन स्तर। तो दोनों के मध्य के अनिवार्य पड़ाव को हम सृजनात्मक स्तर कहते हैं। ऑप्शन ए। आगे, शिक्षण को स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक स्वरूपों में, क्रियात्मक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक स्वरूपों में, कथनात्मक, प्रश्नात्मक, व्याख्यात्मक स्वरूपों में, उपरोक्त में सभी स्वरूपों में। तो शिक्षण को स्वरूप के आधार पर हम वर्णनात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक स्वरूपों में व्यवस्थित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। आगे, निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है, जबकि पहला ऑप्शन, छात्र किसी क्लिष्ट तथ्य को समझने में असमर्थ है। छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं, छात्र किसी तथ्य को पढ़ने में असमर्थ है। तो जो निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है, पहला ऑप्शन इसका होगा, छात्र किसी क्लिष्ट तथ्य को समझने में असमर्थ होते हैं तब। सकारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है प्रतिभाशाली बालकों को, विषयगत दुर्बलताओं के शिकार बालकों को, पिछड़े बालकों को। तो हम जानते हैं कि जो उपचारात्मक शिक्षण किसको प्रदान किया जाता है? प्रतिभाशाली बालक को और पिछड़े बालकों को। हमारा ऑप्शन डी। आगे, उपचारात्मक शिक्षण की पहचान की जाती है। बालक को उपलब्धि परीक्षण देकर, बालक के परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, बालक की कक्षा में निरंतर जांच करके, उपरोक्त में सभी परिस्थितियों में। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण की पहचान की जाती है बालक को उपलब्धि परीक्षण देकर, बालक को के परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, बालक की कक्षा में निरंतर जांच करके। हमारा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अर्थात तीनों पद्धतियां लागू की जाती है। आगे, निदानात्मक शिक्षण का आधारभूत उद्देश्य है बालकों की विषय संबंधी दुर्बलताओं का पता लगाना, बालकों को दुर्बल बनाना, बालकों को पिछलग्गू बनाना, बालकों को प्रारूपिक रूप से दुर्बल मान लेना नहीं। जो निदानात्मक शिक्षण का आधारभूत उद्देश्य क्या है? कि जो बालकों की विषय संबंधी दुर्बलताओं का पता लगाना। हाँ, अगला प्रश्न, शैक्षिक क्रियाओं के संदर्भ में शिक्षण के वर्ग है। प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन क्रिया, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन प्रस्ताव, चिंतन मनन अधिध्यासन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि शैक्षिक क्रियाओं के संदर्भ में शिक्षण के कौन कौन से वर्ग हैं? प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और क्रिया। हमारा ऑप्शन ए
सही हो जाएगा। आगे, शैक्षिक व्यवस्था के संदर्भ में शिक्षण को वर्गीकृत किया जा सकता है। औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षण में, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षण में, अनौपचारिक, निरपचारिक शिक्षण में, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षण में। आगे अगला प्रश्न, अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है नव साक्षरों को साक्षर बनाने में अस्थायी रूप से, निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए, विद्यालय के ड्रॉप आउट्स के लिए, उपरोक्त में से सभी के लिए। तो जो अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है नव साक्षरों को साक्षर बनाने में, निरक्षरों को साक्षर बनाने में, विद्यालय के ड्रॉप आउट्स के लिए। विद्यालय के ड्रॉप आउट्स मतलब ऐसे बच्चे जो विद्यालय छोड़कर चले गए हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं, उनके लिए। तो उपरोक्त में सभी के लिए। छात्र को परतंत्र चर माना जाता है। प्रश्न है कि छात्र को परतंत्र चर माना जाता है क्योंकि यह अध्यापक को बेवकूफ बनाया करता है, अध्यापक के शिक्षण के अनुरूप अधिगम करता है, अध्यापक की गुलामी करता है, अध्यापक के दबाव में पड़ता है। तो छात्र को परतंत्र चर माना जाता है क्योंकि यह अध्यापक के शिक्षण के अनुरूप अधिगम करता है। आगे, निदानात्मक कार्य में सम्मिलित है। पाठ्य वस्तु के घटकों का विश्लेषण, छात्रों का पूर्व व्यवहार, ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निदानात्मक कार्य में क्या क्या सम्मिलित होता है? पाठ्य वस्तु के घटकों का विश्लेषण और छात्रों का पूर्व व्यवहार दोनों, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे, निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख दायित्व क्या है? कार्य विश्लेषण करना, छात्रों के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना, छात्रों की व्यक्तिगत व्यवहार संबंधी सूचनाओं को संकलित करना, उपरोक्त में सभी। जो निदानात्मक शिक्षण होता है उसके अंतर्गत यह तीनों प्रमुख दायित्व समाहित किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। शिक्षण संबंधी उपचारात्मक कार्य का संबंध है शिक्षण कौशल को व्यवहार परक बनाना। जो शिक्षण का कौशल है उसको व्यवहार परक बनाना, पृष्ठ पोषण प्रविधियों की व्यवस्था करना, पृष्ठ पोषण प्रविधियों की व्यवस्था करना। सी में ए और बी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो शिक्षण संबंधी उपचारात्मक कार्य का संबंध है उसका संबंध ये है कि शिक्षण कौशल को व्यवहार परक बनाएंगे और पृष्ठ पोषण प्रविधियों की व्यवस्था करेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला, शिक्षण सत्यांक की परिकल्पना की जाती है। प्रारूपिक सामान्य अधिगम से लेकर संपूर्ण आस्था में परिवर्तन तक, व्यवहारिक परिवर्तन से लेकर विश्वास परिवर्तन तक, अनुबंधन से लेकर विश्वास प्रतिपादक तक, उपरोक्त में सभी सत्य है। तो इसमें क्या है? उपरोक्त में सभी सत्य है। आगे, शिक्षण सत्यांक के प्रमुख पद क्या है? प्रतिपादन, अनुदेशन, शिक्षण, अनुबंधन। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? अनुबंधन करेंगे, उसके बाद प्रशिक्षण लेंगे, उसके बाद अनुदेशन करेंगे, उसके बाद इसका प्रतिपादन करेंगे। 4 3 2 1, 4 3 2 1 जिसमें होगा वही हमारा सही होगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। कि स्वयं कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 9 जुलाई 2017, 9 जनवरी 2017, 5 सितंबर 2017, उपरोक्त में से सभी। जो स्वयं कार्यक्रम था उसका प्रारंभ 9 जुलाई 2017 को किया गया था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य अनुदेशन से संबंधित है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना तथा कौशलों का विकास करना, बालक के व्यवहार में परिवर्तन एवं आदतों का विकास करना, ज्ञान का प्रसारण एवं ज्ञान का विकास करना, विश्वास परिवर्तन तथा विश्वास एवं मूल्यों का विकास करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य अनुदेशन से संबंधित है? तो अनुदेशन से संबंधित ऑप्शन सी, ज्ञान का प्रसारण एवं ज्ञान का विकास करना। पद में प्रदान किया जाने वाला ज्ञान का रूप होगा अमूर्त, प्राकृतिक आदत निर्माण, मूर्त ज्ञान, प्रारूपिक कौशल। तो जो प्रतिपादन होगा इंडक्ट्रिनेशन, पद में प्रदान किया जाने वाला ज्ञान का जो रूप होगा वो कैसा होगा? अमूर्त होगा। ऑप्शन ए। आप बालकों में सकारात्मक अभिवृत्तियों के विकास के लिए क्या करेंगे? आप बालकों में कैसे चाहेंगे कि उनमें सकारात्मक अभिवृत्तियों का विकास हो? प्रतिपादन स्तरीय शिक्षण, अनुबंधन केवल, अनुदेशन केवल, प्रशिक्षण केवल। तो हम बालकों में जब सकारात्मक अभिवृत्तियों के विकास के लिए प्रतिपादन स्तरीय शिक्षण करेंगे। ऑप्शन ए। अगला,
संकेत अधिगम का संबंध है अनुबंधन से, तो बहुविभेदीकरण सम प्रत्ययों के अधिगम का संबंध होना चाहिए। प्रशिक्षण से, प्रतिपादन से, अनुदेशन से, इनमें से सभी। तो इसमें क्या होगा, संकेत अधिगम का संबंध सबसे होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। पूर्व तत्परता अवस्था में संपन्न होने वाली प्रमुख प्रक्रिया है प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना, पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेना, शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना, उपरोक्त में से सभी। तो शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था में संपन्न होने वाली प्रक्रियाओं में हम सभी अवयवों को शामिल करेंगे, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे, कौन सी एक प्रक्रिया शिक्षण की पूर्व तत्परता से संबंधित नहीं है? प्रश्न जब आता है तो उसमें ध्यान दिया जाता है कि संबंधित है कि संबंधित नहीं है। विशिष्ट पाठ्य वस्तु के लिए युक्तियों का विकास करना, बी ऑप्शन है शिक्षण की युक्तियों एवं प्रविधियों संबंधी निर्णय लेना, ऑप्शन सी है छात्रों से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न करना, डी प्रस्तुतिकरण की क्रमबद्ध व्यवस्था करना। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था के अंतर्गत क्रिया प्रतिक्रिया पद का संबंध है उद्दीपकों के चयन से, उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण से, युक्तियों के प्रयोग से, उपरोक्त में से सभी। तो हम जानते हैं कि शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था से के अंतर्गत क्रिया प्रतिक्रिया पद का संबंध उपरोक्त में से सभी, अर्थात उद्दीपकों के चयन से भी है, उनके प्रस्तुतिकरण से है, युक्तियों के प्रयोग से है। ये रही बात हमारी शिक्षण अभिवृत्ति जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे संबंधित हमारा प्रैक्टिस है। आपको ये हमारी कक्षा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।